ठीक है। देखो पहले एलिन्स बताया था, तो उसमें हम लोग क्या लेके चलते हैं कि मिनिमम 2 तो रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग क्यूमिलीन्स बोलते हैं। अब क्यूमिलीन्स का कुछ अलग मतलब नहीं है, ये रिलेट करता है नॉर्मली तुम्हारा इससे, क्या बोलते हैं, एलीन से, ठीक है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो 3 या 3 से ज्यादा कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड रखते हैं। क्या बोला मैंने? मोर देन 3 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव मतलब होता है कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा तुमको डबल बॉन्ड दिखेंगे उनके लिए अपने पास नया वर्ड है क्यूमुलेन्स, राइट। जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहे थे ना अपन, इनको हम लोग क्यूमुलेन्स बोल सकते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, पक्का। जीआई शो करेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा ना? जीआई शो कर सकते हैं। प्लेनर, नॉन प्लेनर, फिर से प्लेनर, तो पीजेड आप देख सकते हैं इसमें। दूसरा, स्टीरियो सेंटर कितने हैं और स्टीरियोजेनिक सेंटर। दो स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक, स्टीरियोजेनिक तो एक ही होगा ना, दो कैसे? यहाँ पे वो तुमको ए देगा, बी, सी और डी। इसमें भी वो पूछेगा तुमको एक्टिव है क्या, एस सी या फिर एस जी सी कितने हैं, इसमें पूछ सकते हैं। क्या बोलोगे? कैसे एक्टिव और कैसे इनएक्टिव? रिंग मैंने तुमको बोला था कि रिंग जो होती है वो एज अ डबल बॉन्ड काम करती है, राइट। तो अगर इस रिंग को मैं प्लेनर पकड़ूं तो ये रिंग अपने आप क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर। तो अगर ये नॉन प्लेनर हो गई तो इसमें कहीं से भी अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मिलने से रही, तो मतलब डायरेक्टली ये क्या हो गया, एक्टिव। दूसरा दूसरा इसको अगर हम लोग देखेंगे, स्टीरियो सेंटर और एसजेसी पॉसिबल है क्या? कैसे? अगर ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, तो तुम लोग ये कैसे देखोगे? इसमें नहीं देख सकते ना, तो ना तो इसमें स्टीरियो सेंटर है और ना ही स्टीरियो जेनिक सेंटर, ठीक है। कहीं पे कायरल कार्बन मिल रहा है क्या अपने को? कब? इसका इसका ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, राइट ना, तो एक्टिव हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है क्या? करेगा। तो कितने एस सी और कितने एच जी सी, राइट। दो फिनाइल आपस में, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में बोलेगा मतलब, डराएगा मेरे को इंग्लिश में बोल के, ठीक है। दो बेंजीन की रिंग रहती है आपस में, ठीक। तो ये देखो, ये जो रिंग्स है ना, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है,
तो दोनों भी रिंग क्या होती है, प्लेनर होती है, राइट, ऐसे ही रहेंगी क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। बट अगर मान लो यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ती है ऑर्थो पोजीशन पे, राइट, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे बल्कीनेस बढ़ने की वजह से इसमें क्या आने लगता है, रिपल्शन आने लगता है। और रिपल्शन आने के लिए ये लोग क्या करेंगे, फिर कन्फॉर्मर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कन्फॉर्मर में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि दोनों में से एक कोई रिंग तो प्लेन पे रहेगी, बट दूसरी वाली घूम के क्या हो जाएगी, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। समझा? क्लियर हुआ ऐसे मैंने क्यों बनाया है? ये चला जाएगा पार्ट अबव द प्लेन और ये आ जाएगा बिलो द प्लेन। तो ये बताओ ये एक्टिव है क्या? एक्टिव है। और इसमें अगर मैं बोलूं कि अपने को स्टीरियो सेंटर देखने को मिलेंगे क्या, तो नहीं, ना तो एससी होगा ना ही एसजीसी होगा। ठीक है, ऐसे बहुत रेयर कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे आएंगे तो नहीं, बट बैकअप के लिए लिख लो उनको साइड। ठीक है, तो खाली तुमको एससी और एसजीसी देखने से मतलब है, राइट। किसी भी स्ट्रक्चर का ना एसजीसी फाइंड आउट कर लो, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूलेज हम लोग ने पहले भी देखे हैं। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, अगर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे, जो हम लोग ने देखो एकदम स्टार्टिंग में उसके रिलेटेड देखा था, डबल बॉन्ड के रिलेटेड क्या फॉर्मूला था, 2⁻n। ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल है तो टोटल जो आइसोमर होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर, वो वही होंगे 2⁻n−1 प्लस 2⁻p। यहाँ पे p की दो अलग अलग वैल्यू बताई थी, याद है? p इज इक्वल टू n/2-1 और p इज इक्वल टू n-1/2। ये कब यूज करेंगे, जब n तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा। और ये कब यूज करोगे, जब n क्या होगा, ऑड होगा। ये बस स्टार्टिंग में लिखा था जब हम लोग डबल बॉन्ड के केसेस देख रहे थे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो n है वो एक्चुअल में क्या है, एसजीसी। दिख रहा है? समझा नहीं समझा? ये भी एसजीसी है और ये भी एसजीसी, तो दो हो गया। अब स्ट्रक्चर देख लो, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2⁻², मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे इसके लिए, 4। ठीक है, मतलब तुम्हारा टारगेट क्या है कि तुमको क्या ढूंढना है, सबसे पहले स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने के 3, इसमें n पक्का। ये वाला कार्बन कायरल है क्या, ये वाला कार्बन कायरल है क्या, दो हो गए।
तीसरा डबल बॉन्ड के एक्सिस के अराउंड, राइट ना। थर्ड तुम लोग को कहाँ मिल रहा है इसमें? दो तो यही हो गया, ठीक है। फिर ये भी तो है, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, इसके नीचे की तरफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तीन होंगे ना। ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीन आएगा इसमें। दो, बोलो इसका। इसमें तीन क्यों आ रहे? देख, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये डबल बॉन्ड भी तो शो करेगा। ये वाला नहीं करेगा क्योंकि इसके दोनों साइड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये तो करेगा ही नहीं। बट ये तो जीआई शो कर सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें दो, दो की तीन, दो होगा ना। इसमें एक, और इसमें एन। वन कैसे आएगा इसमें? इसमें कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है ना इसमें, ठीक है। अभी तो मॉलिक्यूल का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेक्टर सिनिस्टर। अब अपने पास मॉलिक्यूल का आएगा डीएल, ठीक है। डी एन एल रोटेशन, कैपिटल डी एन कैपिटल एल, ये खाली कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ना तुमको बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर जो तुम लोग को मैंने इसमें पढ़ाया है ना एकेडमिक, इसमें नीट के लिए तुम वही प्रिपेयर करोगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करो बस, ठीक है। अब डीएल रोटेशन देखने के अलग रूल है। अभी अभी तक जो हम लोग रेक्टस और सिनिस्टर देख रहे थे उसके लिए हम लोग कौन से रूल का यूज कर रहे थे? नहीं रे भाई, खान इनगोल्ड का रूल बताया था ना, सीआईपी रूल, ठीक है। तो अब जब कार्बोहाइड्रेट का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो इसके लिए रूल भी अलग है तुम्हारे पास, ठीक है। पहला, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, हाँ, वो हमेशा टॉप पे लेके आओगे, मतलब स्ट्रक्चर कैसे भी है उसको घुमा के उनको टॉप वाली पोजीशन पे लेके आना है, राइट। दूसरा, मैक्सिमम जो कार्बन होंगे, अब तुम लोग ने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की चेन काफी लंबी होती है फिशर प्रोजेक्शन में, मैक्सिमम कार्बन तुम्हारे वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर OH राइट हैंड साइड में आया तो वो हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये किसके लिए मालूम है? फॉर लास्ट कायरल फ्रॉम टॉप। तीनों रूल है क्या? फिर हिंदी में समझ लो इसको, तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे भी दिया हुआ है, घुमा के क्या करोगे, उसका जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको रोटेट करके हमको सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे लाना है, राइट है। स्ट्रक्चर कैसे भी पड़ा होगा, मान लो कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे CH2OH है, ठीक है। तो अपने को पता है कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये, राइट। तो इसको रोटेट करके तुमको ऊपर लेके आना पड़ेगा, मतलब COH ऊपर आना चाहिए और ये CH2OH नीचे आना चाहिए। पहला रूल क्लियर हुआ।
दूसरा, जब तुम ऐसा करोगे तो अपने आप, ये तो अपने आप फॉलो हो जाएगा कि मैक्सिमम जो कार्बन है वो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में थे, अपने आप कहाँ पे आ जाएंगे, वर्टिकल में, ये तो अपने आप हो जाएगा। फिर तुमको ऊपर से काउंट करते हुए आना है, जो लास्ट कायरल कार्बन होगा, ठीक है, लास्ट वाला, इसका अगर OH इस साइड पे है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, बट अगर यहाँ पे H होके यहाँ पे OH आ गया तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्योंकि लास्ट वाला कायरल अगर तुम लोग CH2OH को लेके चल रहे हो तो ये तो गलत है, ये कायरल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि इस पे क्या है, दो CH ग्रुप है और एक क्या है, OH है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होता। तो लास्ट मतलब ये वाला, समझा, स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन अपने को बता, यही तो दिक्कत है। मैंने क्या बोला था, बड़ा फंक्शनल ग्रुप ऊपर होना चाहिए, तो एल्डिहाइड दिख रहा है नीचे है ना, तो इसको तुमको ना रोटेट करके ऊपर लाना है, इसको ऐसे मत लेके जाना कि ऐसे पड़ा है इसको उठा के ऐसे पलट दिया, ठीक है, इसको तुमको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे फिर ऐसे। तो उस हिसाब से सोचो, अगर ये CHO घूम के यहाँ पे आया, राइट है, तो सीधी सी बात है CH2OH कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, जब ये घूमेगा तो OH किस साइड आ जाएगा, समझा। अब अपना रूल फॉलो होगा ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन टॉप, राइट है, और ऊपर से नीचे की तरफ दूसरा क्या था, वर्टिकल में कार्बन होने चाहिए, तो वो तो इसमें भी थे, बट लास्ट वाला जो कायरल होगा, ये कायरल है क्या, नहीं, तो बचा ये कार्बन, ये कायरल है, और इसका OH कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आएगा। क्लियर हुआ अभी, इसका बताओ। क्या, डी की एल, डी होगा, समझा। फिशर वगैरह भी, ये सॉहर्स वगैरह भी देते हैं हम लोग ऐसे करके। शॉहर्स को फिशर में कन्वर्ट करोगे, टॉप पे क्या है, CHO, उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या है, OH, लेफ्ट हैंड साइड पे H इधर पे, फिर आगे वाले कार्बन पे OH राइट में, H यहाँ पे, फिर लास्ट में क्या है, CH2H। क्या कॉन्फ़िगरेशन आया, समझा। पता चल रहा है देख के क्या होगा। डी होगा, ठीक है, कैसे भी दे सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, एंटी वाला स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, बट मुझे जहां तक लगता है कि तुमने कन्फॉर्मर्स पढ़े हुए हैं, तो तुम लोग को पता होना चाहिए। हम्म, बनाना है इसका फिशर, स्टार्टिंग में क्या है, CHO, फिर दूसरे कार्बन पे क्या है, इधर OH और इधर H, OH H, फिर नेक्स्ट पीछे वाले पे क्या है, इस साइड OH, इस साइड OH, साइड अच्छा इधर H है, और लास्ट में क्या है, CH2H, ठीक है। जब ऐसे देगा ना स्टैगर्ड वाले फॉर्म या गॉस वाले फॉर्म, तो इसको घुमा के लेके जाओ इसके पीछे, तो तुमको क्लियर होगा कि H कहाँ पे आएगा और H कहाँ पे आएगा। अगर तुम लोग इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो ये वाला OH इसके पीछे आएगा क्या, राइट, तो हाँ, इसको घुमाना क्यों है, क्योंकि ये टॉप पे है तो इसके नीचे ये होगा ना, जस्ट पीछे होगा बॉटम पे, जो टॉप पे उसके नीचे ही आता है ना बॉटम,
तो अपने को सामने सामने लेके आने पड़ेंगे इनको। ठीक है, तो वैसे बनाओगे, घुमा के पीछे एक्लिप्स फॉर्म में ही देखा करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। स्ट्रक्चर रोटेट हुआ रहेगा तो तुमको लगेगा ये राइट साइड में, लेकिन देखो जब मैं इसको एक्लिप्स फॉर्म में लेके जाऊंगा तो ओ एच यहाँ पे आ जाएगा इसके पीछे, मतलब कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या बोला कि एक्लिप्स फॉर्म में निकालने का, अगर सी एच ओ ऊपर है तो इस सी एच टू ओ एच को घुमा के इसके पीछे लाओगे, तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना। ऊपर अगर सी एच ओ आएगा तभी तो इसके पीछे की तरफ, मतलब सामने क्या बनेगा, सी एच टू ओ एच, राइट। अब सी एच ओ से ये कार्बन अटैच्ड है, तो इसका देख इस साइड पे क्या एच है और इस साइड पे क्या है, एच है। अब इससे ये गोला वाला कार्बन अटैच्ड है, तो इस, अब देख, जब इसको मैं रोटेट करके इसके पीछे लाऊंगा, मतलब ये अपनी एंटी पोजीशन पे गया, तो ये OH भी क्या होगा, अपनी एंटी पोजीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, और ये H अपनी एंटी मतलब इसके पीछे आएगा। ठीक है, अब देख लो क्या आ रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, लास्ट कायरल ही है, तो OH इस साइड आया तो डी कॉन्फ़िगरेशन। इसको कुछ लोग रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल या फिर रेजोल्यूशन। अब पहली चीज तो ये है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो कायरल कार्बन होते हैं वो दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं, या तो डी बन जाएगा या तो एल बन जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, रेजोल्यूशन क्या होता है मालूम है, जिसको तुम सेपरेट कर सको। मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये ए, बी, सी और डी, मैं बोलूं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अपना आंसर होगा हाँ, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब इसका दो फॉर्म बन सकता है, एक डी फॉर्म भी बन सकता है, दूसरा एल फॉर्म भी बन सकता है। ठीक है, इसको भी मैं एक बीकर में रख सकता हूँ और इसको भी एक बीकर में मैं रख सकता हूँ। अब ना तो एल डी में चेंज होगा और ना डी एल में चेंज होगा, समझा। मतलब अगर ये डी फॉर्म मैंने बना के रख दिया और ये एल फॉर्म मैंने बना के रख दिया, तो दोनों इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, बट ये स्ट्रक्चर डीएल बना सकता है क्या, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है ना, ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। सही है, तो ये अपने सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि मैं इसको इस फॉर्म में भी बदल सकूं और इसको इस फॉर्म में भी बदल सकूं, तो जो स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसको ही तो हम लोग एक दूसरे में बदल सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिजॉल्वेबल। सही है, बट जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल। मतलब मैं इसको करेक्ट नहीं कर सकता कभी भी, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जबकि मेरे पास टेंडेंसी है, मैं इसके कुछ ग्रुप को इधर उधर करके उसको डी में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, जिसमें डीएल बन ही नहीं रहा, उसको मैं कैसे चेंज करूंगा, समझा। तो जितने भी एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, रिजॉल्वेबल बोले जाते हैं। जो इनएक्टिव है वो क्या बोले जाएंगे, नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में लिख लो इनको, जो भी लिखना, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल क्या होता है। तो कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग डिसाइड करो, रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे फटाफट जज करो इनको, कौन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर है कौन नॉन रिजॉल्वेबल है। बता, देखो, एमी मतलब मिथाइल ग्रुप,
ईटी मतलब इथाइल ग्रुप। पहला स्ट्रक्चर बताओ। नॉन रिजॉल्वेबल। सेकंड, नॉन रिजॉल्वेबल। थर्ड, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इसमें दिख रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इनएक्टिव हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन रिजॉल्वेबल। ये नॉन रिजॉल्वेबल। मिथाइल मिथाइल कायरल कार्बन है क्या यहाँ पे? नहीं। ये नॉन मिथाइल मिथाइल नॉन रिजॉल्वेबल ऐसे लिख के देते हैं एग्जाम में लोग कंफ्यूज करने के लिए। ये नॉन रिजॉल्वेबल। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इधर? है ना? ये रिजॉल्वेबल कायरल कार्बन है ना इधर। थ्रियो एंड इरिथ्रो। ठीक है, सपोज करो अपने पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, राइट। इससे मैं दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसे? एक तो मैं ऐसा कर दूं कि इसके दोनों सीएल को एक साइड रख दो और दोनों हाइड्रोजन को एक साइड, और एक स्ट्रक्चर में इसी से ऐसे भी बना सकता हूँ कि एक का सीएल इधर रखो, एक का यहाँ पे। सही है, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके तुम बोल सकते हो क्या, जिनके आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे होंगे, जैसे अपन सिस और ट्रांस बोलते हैं ना, तो अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इरिथो बोलते हैं, और जिनके अपोजिट साइड पे होंगे वो थ्री होंगे। अब नॉर्मली सिस और ट्रांस तो अपन यूज करते हैं, बट वो वर्ड हम लोग किसके लिए लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट का जब भी स्ट्रक्चर आएगा तो थ्री और इरिथो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देगा, बोलेगा फाइंड आउट द इरिथो स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अपने को पता होना चाहिए।